नमस्ते। सबसे पहले मेरी क्रिसमस। भाई आप सब लोगों को बड़े दिन की क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आज और भी इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस के अलावा आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और आज ही गीता जयंती भी है। इन सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, मेरे सारे दर्शकों को। अब जरा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज दिखा दें, क्योंकि आज मोदी जी किसानों को कुछ 18,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, इस तरह की बातें आई हैं। तो आज जब वो पार्लियामेंट में गए तो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई जो मोदी जी ने पिछले शायद 6 साल में कभी झेली नहीं होगी। मेरे हिसाब से, मैंने इस पे अलग से साधुवाद भी दिया, उनका जवाब भी आया। साधुवाद के पात्र हैं संजय सिंह और भगवंत मान। देखिए क्या हुआ पार्लियामेंट में आज। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर रहे को हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना लाखों बंद किसान करो। ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता आतंकवादी मर रहे हैं कहना सर, बंद करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस ले कानून लो। हाँ। वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। अब आज मुख्य बात पे आ जाएं। बिशन सिंह बेदी, लेजेंडरी हिंदुस्तान के स्पिनर, लेफ्ट आर्म, बाएं हाथ के, उन्होंने अभी एक पत्र लिख के एक थोड़ा कंट्रोवर्सी मैं नहीं बोलूंगा, एक डिबेट शुरू की है। और वो डिबेट जरूरी आवश्यक डिबेट है अगर उसको उस तरह से देखिए तो। उन्होंने अच्छा, पहले मैं बेदी साहब के बारे में थोड़ा बता दूं। 1946 बॉन्ड बेदी साहब, बिशन सिंह बेदी को कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो तिकड़ी थी स्पिनर्स की, उसके एक स्तंभ थे। मेरे हिसाब से तिकड़ी नहीं, ये 4 मूर्ति थे: बिशन सिंह बेदी, एरापल्ली प्रसन्ना, चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन। वेंकट राघवन इन सब में से ज्यादा ऑलराउंडर थे, थोड़ी बैटिंग भी कर लेते थे और बाद में वो एम्पायर भी बन गए थे। तो ये 4 जो स्पिनर थे उसमें लेफ्ट आर्म बेदी थे, फ्लाइट दे के स्पिन कराते थे और बेहतरीन, दुनिया के अपने जमाने के बेहतरीन गेंदबाज रहे। और इन्होंने अपना जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो दिल्ली स्टेट से खेला, दिल्ली के लिए खेला। अपने क्रिकेटिंग ईयर्स में जब पटौदी की कप्तानी खत्म हुई तो उसके बाद बेदी साहब ने पटौदी से कप्तानी का दायित्व संभाला और उसके बाद करीब 22 टेस्ट में इन्होंने कप्तानी की और इनसे कप्तानी का दारोमदार फिर सुनील गावस्कर साहब के पास चला गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि बिशन सिंह बेदी शुद्ध बॉलर थे, ऑलराउंडर कहीं से दूर दूर तक नहीं थे। और शायद मेरी जानकारी में, मेरी याद में, एक शुद्ध बॉलर पहली बार हिंदुस्तान का कैप्टन बना था। बाद के दिनों में अनिल कुंबले भी 14 टेस्ट के लिए हिंदुस्तान की कप्तानी उन्होंने की, लेकिन अनिल कुंबले को आप ऑलराउंडर की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि अनिल कुंबले से ये नहीं था कि वो कभी कभी उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं। तो केवल जो शुद्ध हिंदुस्तान का कैप्टन, जो शुद्ध गेंदबाज रहा हो, वो मेरे हिसाब से केवल और केवल बिशन सिंह बेदी हैं। बिशन सिंह बेदी का एक और रिकॉर्ड, अहम रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड ये है कि एक टेस्ट में मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड, वो वेस्ट इंडीज के लैंस गिब्स से सेकंड पे है। लैंस गिब्स ने सबसे ज्यादा मेडन ओवर एक टेस्ट में फेंकने का रिकॉर्ड है, मतलब हम एवरेज मेडन ओवर की बात कर रहे हैं। उनका 16.62 ओवर्स, एक उसमें 16.62 ओवर्स मेडन फेंकते थे। बेदी का 16.35 है, नंबर 2 पे है। लेकिन बेदी साहब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और रखते हैं। जब पुराना 50 ओवर्स नहीं होता था, 60 ओवर्स मैच होता था और एक बॉलर का मैक्सिमम 12 ओवर कर सकता था, उस जमाने की बात कर रहा हूं। बेदी साहब के नाम से मैक्सिमम 12 ओवर में 12 ओवर, 8 मेडन, 6 रन, 1 विकेट, मैक्सिमम मेडन ओवर और मिनिमम रन देने का रिकॉर्ड भी बेदी साहब के नाम से। अब जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो बेदी साहब ने यह कहा है कि भाई आप मेरा, उनके नाम से एक स्टैंड है फिरोज शाह कोटला दिल्ली के स्टेडियम में, और उन्होंने कहा है कि मेरे नाम से ये स्टैंड का आप नाम बदल दीजिए। और दूसरा, उन्होंने डीडीसीए, जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है, उससे अपनी सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। और इसका कारण जो है वो अरुण जेटली साहब है। अब मैं अरुण जेटली साहब के बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि अरुण जेटली साहब क्या चीज है।
अरुण जेटली साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष 1974 में, इमरजेंसी में बहुत कम जो बीजेपी के लोग जो 19 महीने तक जेल में रहे, सारे लोग बीजेपी को 19 महीने तक जेल में नहीं रहे, तो 19 महीने तक जेल में रहने वाले अरुण जेटली, फिर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सक्सेसफुल सफल लॉयर वीपी सिंह ने इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बनाया था जब वीपी सिंह की सरकार आई थी। और ये जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तो 2009 से इन्होंने स्वेच्छा से वकालत मतलब फिर केस लेने छोड़ दिए, मैं ये कहूंगा, या वकालत करना छोड़ना तो ठीक को नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर केस लेने छोड़ दिए। केंद्रीय मंत्री, और इनकी एक बहुत बड़ी बात बता दूं, ये दोस्तों के दोस्त हैं। दोस्तों के दोस्त इसलिए कि इनके सारी पार्टीज में इनकी दोस्ती है, और ये केवल दोस्ती ही नहीं है, ये अपने दिल्ली स्टूडेंट लाइफ के जिस समय इन्होंने पास आउट किया था उसका अपने मरते दम तक वो एक शायद मंथली या बाई मंथली एक डिनर भी करते रहते थे, जिसमें बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोग जो वैचारिक रूप से इनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, वो सब लोग एक जगह बैठ के, जिसको कहते हैं रोटी साथ खाते थे। उसमें एक नाम मैं बता दूं, विनोद दुआ हैं, ऐसे बहुत से, राजकुमार जैन हैं, विजय प्रताप, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो अपने उस रिश्ते को निभाना भी आता था। और दोस्ती का जो इनका सबसे बड़ा रिश्ता था, कि जिससे रिश्ता बन गया, वो नरेंद्र मोदी साहब थे। नरेंद्र मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर की पिचिंग जब शुरू हुई थी 2012-13 के समय, जब नरेंद्र मोदी साहब ये कहे थे कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होके उसमें करूंगा लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट, इट वॉज ओनली अरुण जेटली जिन्होंने पहले दिन से आखिरी दिन तक सबका विरोध झेलते हुए भी नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो बीजेपी होंगे इस मुहिम को चलाया था। हालांकि सक्सेसफुल राजनेता तो रहे, लेकिन वो लोग मतलब कभी भी कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। उन्होंने एक बार इलेक्शन लोकसभा 2014 में लड़ा, उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरा दिया था पंजाब से। और उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो वो भी कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई थी कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काट दिया था बीजेपी ने, और फिर अरुण जेटली साहब को टिकट दिया गया था और वो इलेक्शन वो हार गए थे। ये एक क्रिकेट के भी सफल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, डीडीसीए के 14 साल ये प्रेसिडेंट रहे, और मतलब इन्होंने सफल उसको एक इनका दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन पे बहुत पकड़ थी। 24 अगस्त 2019 में जब इनकी डेथ हुई तो एक महीने के अंदर ही फिरोज शाह कोटला का नाम 12 सितंबर को 2019 को अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। इसका जिक्र भी बिशन सिंह बेदी ने अपने लेटर में किया है। अब यह 28 दिसंबर को अरुण जेटली की एक मूर्ति लगने जा रही है उस स्टेडियम में, जिसका पहले नाम फिरोज शाह कोटला था, अब उसका नाम अरुण जेटली के नाम पे है। और इस बात पे बिशन सिंह बेदी ने ये स्टैंड लिया है। उनका स्टैंड ये है कि भाई मूर्ति किसी भी स्टेडियम में खिलाड़ी की लगनी चाहिए, ना कि प्रशासक की। एडमिनिस्ट्रेटर की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन की होनी चाहिए। अब ये भी तय है कि बेदी साहब और जेटली साहब वे आर नॉट इन गुड टर्म्स। वो पुराने उसमें भी इन लोगों का खींचतान चलती रहती थी, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की जो पॉलिटिक्स है उसमें। और डीडीसीए का बिशन सिंह बेदी ने अपने इस लेटर में डीडीसीए का जो पुराने भ्रष्टाचार है उस पर भी आरोप लगाया। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो भ्रष्टाचार कहां है कहां नहीं है, सब जगह जहां पे भी खोदी है वो भ्रष्टाचार की बात हो जाएगी, उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग अपने को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि स्टेडियम के नाम क्या प्रशासकों के नाम पे होने चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे होने चाहिए। और बिशन सिंह बेदी ने उसमें एक लिस्ट भी दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे लॉर्ड्स का नाम WG ग्रेस की मूर्ति लगी है, वहां सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ब्रैडमैन की मूर्ति लगी है, बारबोडस में सोबर्स की मूर्ति लगी है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शेन वॉर्न की मूर्ति लगी है, इत्यादि इत्यादि। और मैं भी इस बात का कायल हूं कि स्टेडियम में आप कम से कम स्पोर्ट्स पर्सन ही की होनी चाहिए मूर्ति, क्योंकि वही एक तरह से रोल मॉडल होते हैं जो खिलाड़ी वहां आते हैं। मैं अरुण जेटली जी के व्यक्तित्व को मतलब आई हैव रिस्पेक्ट फॉर वेरी फ्यू पीपल, जैसे अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं। ये बीजेपी में रहते हुए भी इन्होंने उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की जो आज बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, वेंडेटा वाली, एक दूसरे से दूर करने वाली। अगर आज अरुण जेटली जी की मूर्ति लगनी है तो स्टूडेंट लीडर रहे हैं, स्टूडेंट उसके अध्यक्ष रहे हैं, यूनिवर्सिटी में लगनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसफुल लॉयर रहे हैं, कोर्ट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पार्लियामेंट में लगाइए, सक्सेसफुल पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, पार्लियामेंट में लगाइए। लेकिन अगर आप
जेटली साहब की मूर्ति दिल्ली स्टेडियम में लगाने लगेंगे तो फिर अब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, किसकी मूर्ति लगेगी? ललित मोदी साहब, जिन्होंने आईपीएल को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया और उन्होंने ही क्रिएट किया एक आईपीएल, तो उनकी भी मूर्ति शायद मुंबई में लगनी चाहिए। और हो सके तो गावस्कर की मूर्ति हटा दीजिए, तेंदुलकर की हटा दीजिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। जगमोहन डालमिया की मूर्ति लगनी चाहिए। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है शरद पवार ने बीसीसीआई के इतने दिन है, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। एक हाल के दिनों में राजीव शुक्ला जी हैं, आप उनकी शक्ल देख ही लीजिए, मतलब उनका जो स्वास्थ्य है, कितने स्पोर्ट्स पर्सन, कितने स्पोर्ट्स फिट लगते हैं, बढ़िया पार्टी में भी हैं। तो कभी राहुल जी की सरकार आएगी, अगर आई तो राजीव शुक्ला जी की भी मूर्ति लग जानी चाहिए। और जय शाह साहब तो अभी हैं ही, उनकी मूर्ति तो अभी लग जानी चाहिए, उनके कार्यकाल में लग जानी चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बढ़िया ढंग से बीसीसीआई चला रहे हैं। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये आप नाम जो चेंज करने की कोशिश करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जैसे अभी फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल, बादशाह खान हॉस्पिटल जो था सरकारी, उसका नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल कर दिया गया है। ये क्या उचित है? ये क्या हिस्ट्री लोगों को पता है? 51 में जब वो हॉस्पिटल जून महीने में नेहरू ने उसको इनॉग्रेट किया था, वो हॉस्पिटल बनाया था किसने? उसमें खुदाई खिदमतगार जो हिंदुस्तान में रह गए थे, जो सेटल हुए थे फरीदाबाद में, उन्होंने भी अपनी मेहनत दी थी। सरकार ने जो किया था, उन्होंने भी अपनी मेहनत से उसको बनाया था। क्या ये उचित है कि बादशाह खान के नाम को आप किनारे फेंक दीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले आइए किसी भी पैरामीटर से? क्योंकि मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं, जैसे भारत रत्न है, अब हिंदुस्तान ने भारत रत्न 48 लोगों को अब तक आपने बांटे हैं। 48 में 28 जो हैं वो सीधे सीधे पॉलिटिशियंस हैं। अब बाकी बचे 20 में 17 लोग जो हैं वो या तो कलाकार हैं या वो साइंटिस्ट हैं। सीवी रमन, लता मंगेशकर, रविशंकर इत्यादि इत्यादि, एम एस सुब्बालक्ष्मी, ये सारे लोग या तो कलाकार हैं या साइंटिस्ट हैं। 2 लोगों को आप फॉरेन की कैटेगरी में मानते हैं, जिसमें बादशाह खान भी हैं, नेल्सन मंडेला भी हैं। एक व्यक्ति को 48 में एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब आप अपने उस 48 में करीब मतलब 2% को आप स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे हैं। चाहते क्या है कि स्पोर्ट्स में हम लोगों का बहुत नाम हो। मैं 2 चीजें आपको कर दूं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो स्पोर्ट्स इस देश में नहीं पनप पाएगा। और एक चीज बोली जाती है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो मेरा आग्रह है जो भी इस समय जो प्रेजेंट रिजीम है उसके डिसीजन मेकर से कि प्लीज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए। मैं जल्दी से 2 उदाहरण आपको दे दूं। हिटलर, उससे बड़ा नाम तो किसी का नहीं था ना, जिसने तानाशाह के रूप में लोग दुनिया डरती थी। हिटलर ने 1936 में ध्यानचंद को जब बुलाया, जब हारने के बाद, जर्मनी हार गई थी वो मैच 8-1 से, ओलंपिक गोल्ड हम लोग जीत चुके थे, उसके बाद हिटलर ने बुलाया ध्यानचंद, यहां पे जूनियर कमीशन अफसर थे, अफसर नहीं थे, और उनसे कहा कि क्या करते हो। उन्होंने बताया कि मैं मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मैं नौकरी करता हूं। उन्होंने उसको कई प्रमोशन देके बड़ा पद ऑफर किया कि तुम जर्मनी में आ जाओ। ध्यानचंद नहीं गए। वो स्पोर्ट्समैन आदमी था, खिलाड़ी आदमी था। कोई नेता रहा होता तो इस पार्टी से टिकट नहीं मिला, उस पार्टी में जाने में समय नहीं लगता। नेताओं की यह फितरत होती है, जाने रही है। ध्यानचंद नहीं गए थे। और ध्यानचंद ने देश का, मेरे हिसाब से जो पॉलिटिशियन जिनका कहीं बाहर मूर्ति लगी है महात्मा गांधी के बाद, अगर ध्यानचंद एक ऐसे हैं जिनकी वियना में मूर्ति लगी हुई है, जिनमें लंदन में जो उनका एक ट्यूब स्टेशन है उसका नाम ध्यानचंद पे है। कितने लोगों को ये इज्जत मिली है। आज हम ही ने अभी तक ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं दिया है, क्योंकि वो उनसे वोट नहीं मिलता है। ध्यानचंद को कहने से कौन वोट देगा। दूसरा एक और इंसिडेंट बता दूं चलते चलते जल्दी से। मिल्खा सिंह अभी जीवित हैं, उनको बहुत से लोग फ्लाइंग सिख बोलते हैं। फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था पता है? पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट अयूब ने। और उन्होंने पाकिस्तान की धरती पे पाकिस्तान के ही जो रनर था उसको हराया था, और उस समय उनको एज अ ट्रिब्यूट प्रेसिडेंट अयूब ने फ्लाइंग सिख कहा था। आज की तारीख में अगर कहीं कह के आए होते तो मालूम नहीं मिल्खा सिंह को हम लोग राष्ट्रद्रोही से लेके क्या, अच्छा अब तो वो सरदार भी हैं, तो अभी तो उनके ऊपर क्या क्या हम लोग तोहमत लगा दिए होते मालूम नहीं। तो मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि स्पोर्ट्स पर्सन को वो इज्जत दीजिए। स्पोर्ट्स, और ये बेदी साहब ने बिल्कुल ठीक बात उठाई है। अरुण जेटली एज अ पर्सन, एज अ नेता मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन
अगर उनकी मूर्ति फिरोज शाह कोटला में लग रही है तो बिल्कुल गैर वाजिब बात है, और इसको अगर न लगाएंगे तो शायद आप देश के स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं से उसको बनाने में ही आप लोगों का योगदान रहेगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह से घुसने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब तेंदुलकर या गावस्कर या ध्यानचंद की मूर्ति हटा के किसी लोकल नेता की मूर्ति लगने लगे। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।